स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपकी सरकार 9 साल पूरे होने पर एक तरफ तो अपनी पीठ थपथपा रही है, दूसरी ओर विदेशी धरती पर राहुल गांधी जाकर आपकी सरकार और प्रधानमंत्री को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की विषय में ये कहना चाहता हूं कि ये पहला मौका नहीं है कि जब देश किसी विषय पर गर्व कर रहा हो या ऐसा कोई अवसर आया हो जिस पर देश के 135 करोड़ लोग सामूहिक रूप से खुशी व्यक्त कर सकें, भारतीय होने के नाते गर्व कर सकें। ऐसे अवसर पर जाकर के उन्होंने देश को शर्मसार कर सकने वाले बयान न दिए हों। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आए हैं और ये कहा गया है कि भारत दुनिया की एक बार फिर सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी है, 7.2% की ग्रोथ रेट ऐसी मानी गई है। और ये माना गया है कि भारत ने दुनिया में कोविड के बाद में सबसे तेजी से रिकवर होने वाली, वी शेप में रिकवर होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को दर्ज कराया है। इन परिणामों से कि जब देश ने हिस्टोरिकली हाई एक्सपोर्ट्स किए हैं, उस समय में जब देश इसको लेकर के खुशी मना रहा था, देश इसको लेकर गर्व कर रहा था, उस समय में इस तरह का बयान देकर के देश को बदनाम करना ये पहला अवसर नहीं था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी उन्होंने इसी तरह के बयान दिए थे। जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी सेना को शर्मसार कर, देश को शर्मसार करने वाले बयान दिए थे। जब कोविड का टीका हमने बनाया था तभी उन्होंने इस तरह का आचरण और व्यवहार किया था। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आया है या आएगा, चाहे संसद नई बनी होगी तब संसद का को लेकर के पूरा देश जब उत्साहित होगा, पूरा देश जब गौरवान्वित होगा, उस समय का अवसर आया होगा। हमेशा ही उन्होंने इस तरह का आचरण और व्यवहार किया है, इसलिए उनसे इस तरह के आचरण और व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम लीग को तो वो सेकुलर बता रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। देश को मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, गरीब और अमीर पर के आधार पर बांटने और तोड़ने की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से की है। आज भी जिन प्रदेशों में, राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, आप उठा करके देख लीजिए, वहां इसी तरह की राजनीति जो है वो चल रही है। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान में जिस तरह से तुष्टीकरण का बोलबाला है और तुष्टीकरण के चलते राजस्थान में जिस तरह से इस तरह के समाज में अलगाव पैदा करने वाली ताकतों ने सिर उठाया है और उसके चलते जिस तरह की घटनाएं हुई है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस इस मानसिकता के साथ में अपने आप को सत्ता के सिंहासन पर बनाए रखने के लिए समाज को वर्ग भेद में, समाज को मजहब और जाति के आधार पर बांटने और लड़वाने का काम करती है। और जो खुद ये काम करते हैं वो बाहर जाकर के दूसरों के कमीज पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि देश और दुनिया अब इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझती है। नहीं, लेकिन उनमें ये कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कैसे आ रहा है? वो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी क्योंकि इस वक्त देश में एक अंडर करंट है, एक ऐसी लहर है जिसमें कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है 2024 में। 2018 के कर्नाटक चुनाव का जब परिणाम आया था और 2000 उससे लेकर के 2018 में जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव कांग्रेस के पक्ष में आए थे, तब भी उनका कॉन्फिडेंस इससे ज्यादा कहीं ऊपर 7वें आसमान पर था। लेकिन परिणाम क्या हुआ था? उससे पहले भी उन्होंने इसी तरह की हरकतें की थी। सेना का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, जिस विषय के लिए वायुसेना पिछले 30 साल से इंतजार कर रही थी और वायुसेना उसके कारण से दबाव में अपने आप को महसूस करती थी, पड़ोसी देशों के तुलना में हमारी वायुसेना अपने आप को अशक्त महसूस करती थी। उस समय जब रफाल विमान खरीदने का सौदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने G2G किया, तब उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था? तब भी उन्होंने कीचड़ उछालने में कोई कमी नहीं रखी थी। CAG की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। अंत और विदेश जो है, फ्रांस के
सरकार द्वारा स्टेटमेंट दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने स्वीकार करना मानने से मना कर दिया था और बाद में न्यायालय के द्वारा थप्पड़ पड़ने पर तब जाकर के शांत होकर के बैठना शुरू किया। इस तरह की पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन देश के गरीब के कल्याण और उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जिस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने गरीब के जीवन में, गरीब के मन में एक आत्मविश्वास पैदा किया है और इस आत्मविश्वास के बल पर जिस तरह से राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए सभी फैसले लिए, उसके कारण से भारत का जिस तरह से सम्मान बढ़ा है, देश की जनता एक बार फिर इससे भी ज्यादा बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के मानस के साथ तैयारी कर बैठी है। चलिए अब आपके प्रदेश की बात कर लेते हैं, राजस्थान की, जहां से आप आते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अगर बात करें तो दोनों का हम साथ साथ हैं या फिर अकेले हम अकेले तुम हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो ऐसी फेस सेविंग एक्सरसाइज की थी कि दोनों को साथ में लाए, फिर मीटिंग हुई, एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुई, वहां सब कुछ दोनों के बीच ठीक ठाक है या फिर अलगाव का फायदा आपकी पार्टी को होने वाला है चुनाव में? देखिए, वैसे तो सास बहू की लड़ाई में दूसरों को, पड़ोसियों को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले बड़े थिएटर का जमाना होता था, आजकल मल्टीप्लेक्स का जमाना है। एक ही सिनेमा हॉल में एक शो में, नून शो में एक मूवी चलती है और बाद में इवनिंग शो में जो है वो दूसरी मूवी चलती है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से मल्टीप्लेक्स में एक ही स्क्रीन पर एक एक शो में अलग अलग मूवी चलती है, इस तरह के अलग अलग शोज दिखाए जा रहे हैं। तो आपने अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं करी, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अब सब कुछ ठीक हो गया है या फिर अभी भी अलगाव की स्थिति है? क्योंकि आपकी वहां की राजनीति की बेहतर समझ है, तो आप समझ पा रहे होंगे और भांप पा रहे होंगे कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से कांग्रेस दोनों को समेटने की कोशिश कर रही है या फिर भी बात नहीं बनी है अभी भी? देखिए, बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हो और दोनों तरफ के योद्धाओं के हाथ ऊंचे करके एकीकरण का संदेश दे, ये अगर एक बार हो और उसके मार्ग पर सभी लोग उस तरह से चलते रहें, बाद में उसके अनुक्रम में ठीक सब कुछ रहे, तो शायद सहज रूप से जनता विश्वास कर सकती है। लेकिन ये इसी तरह का फोटो अपॉर्चुनिटी और पिक्चर पोस्ट जो है वो अगर हर साल में 2-3 बार होने लगे तो जनता भी अब उसकी हकीकत को समझ जाती है कि उसकी इस पिक्चर और इस पोस्ट की प्रतिक्रिया, इसकी उम्र कितनी है और उसके अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया करती है। मुझे लगता है कि तो 5-6 बार हो चुका है और हर बार ऐसा होने से पहले और होने के कुछ दिन बाद में नकारा, निकम्मा से लेकर के जो है कितनी कितनी तरह के आभूषण विभूषण संज्ञाएं दी जाती है। अब की बार क्या संज्ञाएं आएंगी, मैं तो और राजस्थान की जनता और हम लोग तो अब उसका इंतजार कर रहे हैं। गजेंद्र जी, आपकी भी अशोक गहलोत से ज्यादा अच्छी बनती नहीं है, विवादों में आप दोनों ही रहते हैं। आपने एक वक्त में एक स्टेटमेंट दिया था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1 रुपए में से 15 पैसे ही पहुंचते थे, अब जो पूरे देश में बीजेपी की सरकार है तो 100 पैसे पहुंच रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है, वहां पर 15 पैसे पहुंचते हैं या फिर 100 पैसे पहुंच रहे हैं वहां पर भी आपकी परियोजनाओं के लिए? देखिए, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं था, कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और उसमें से 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। और हालात जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार में अभी राजस्थान में ठीक उसी तरह के हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोल रहा है, विधायक से लेकर के मंत्री तक जिस तरह से बेलगाम हुए हैं और भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है, मैं एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक राजस्थान के इतिहास में सबसे भ्रष्टतम सरकार वर्तमान की सरकार है। और देखिए, केवल अगर ये बात मैं कहता या भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग कार्यकर्ता कहते, हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते, तो शायद हम कहीं बायस होकर के बात कर रहे हैं ऐसा संदेश जाता। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायकों में होड़ लगी है सदन पर के फ्लोर पर खड़े होकर के और सड़क पर खड़े होकर के अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के। अगर केवल विधायक कहते तो भी शायद लगता कि यह बात कमजोर है। मुख्यमंत्री के माननीय सलाहकार, मानद सलाहकार जिनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो सदन पर खड़े होकर के दूसरे मंत्री के लिए कह रहे थे कि तुम चोर हो और तुमने जो है इतने करोड़ रुपए की घोटाले में तुम्हारी सहभागिता है।
वहां तक भी अगर हो जाता तो शायद विषय को छोड़ दिया जाता। कैबिनेट में बैठने वाला मंत्री दूसरे मंत्री पर इस तरह के लांछन और आरोप लगा रहा है। अब उसके बाद में मुझे लगता है कि सरकार को किसी तरह के सर्टिफिकेट की इसके भ्रष्टाचार को आवश्यकता नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार करने वालों की तिजोरी से एंटी करप्शन ब्यूरो बरामदगी करे, ये तो पहले भी होता आया है, लेकिन सरकारों की अलमारी से सचिवालय के जो है नाक के नीचे करोड़ों रुपए और सोने के बिस्किट मिले, और वो कितने मिले और कितने बताए जाएं उसको भी राजस्थान की जनता अभी जान रही है। वो किसका था ये भी राजस्थान की जनता जान रही है। जब हालात ये हो जाएं कि सरकार की अलमारियां धन और सोना उगलने लगे और सरकार उसको छुपाने के लिए काम करने लगे, तब तो मुझे लगता है कि जो राजीव गांधी जी ने अपनी आत्मा की आवाज से जो बात कभी कही होगी, वो कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आज भी है और उनका वर्क कल्चर वैसा ही है। वो आज अपने आप से एक बार फिर सुपरिभाषित हो जाता है। तो आगामी चुनाव में भ्रष्टाचार आपके लिए अहम मुद्दा रहेगा, इसके साथ ही क्या रोजगार और विकास पर भी बात होगी? क्या प्रमुख एजेंडा रहने वाला है इस बार के राजस्थान चुनाव में? क्योंकि रणभेरी बज चुकी है, आपके प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना राजस्थान में और तमाम तरह की रैलियां भी निकाली जा चुकी हैं, लेकिन क्या विकास अहम मुद्दा है वहां पर, या फिर नौकरी देना? क्या आपके एजेंडे में रहने वाला है? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से इस सरकार के आपसी विग्रह के कारण से सरकार के मुखिया का फोकस पूरे पिछले 4.5 साल तक कुर्सी बचाने पर रहने के चलते राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हुई, उसके कारण से जिस तरह से अपराध बढ़ा, जिस तरह से माफिया बेलगाम हुआ, आम जन में डर और अपराधियों का आत्मविश्वास बढ़ा, उसके चलते जिस तरह से राजस्थान में अराजकता का माहौल हुआ है, ये राजस्थान में पहला मुद्दा चुनाव का रहेगा। जनता के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से दूसरा मुद्दा है। पेपर लीक के कारण से, लगातार 18 पेपर लीक के कारण से जिस तरह से युवाओं में आक्रोश है, ये राजस्थान में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। राजस्थान जिस तरह से सरकार डिलीवरी करने में फेल हुई, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या अपनी राजस्थान की सरकार की घोषित योजना है, उनको धरातल पर उतारने में जिस तरह से सरकार नाकामयाब हुई, और उस 5 साल की दुरावस्था, 4.5 साल की दुरावस्था के कारण से जिस तरह के छीछालेदार सरकार की हुई है, ये निश्चित रूप से चुनावी मुद्दे रहेंगे। इन सब को कवर अप करने और ढकने के लिए अब सरकार ये खोखली घोषणाएं लेकर के, राहतों का पिटारा लेकर के, जो है रेवड़ियों का पिटारा लेकर के, अब टोकरी लेकर के जो है वो मैदान में उतरी है। गजेंद्र जी, अक्सर हमने देखा है कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे को देकर कुछ कमेंट करते हैं, वसुंधरा राजे उसका जवाब देती हैं, हालांकि दोनों में विरोधाभास होता है, लेकिन आखिरकार सच कौन बोल रहा है इन दोनों में? देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी की जो आपस की लड़ाई है, सचिन पायलट जी की और अशोक गहलोत साहब की, बेवजह भारतीय जनता पार्टी को इसमें घसीटने की परंपरा इन लोगों ने बना ली है। जब इनकी लड़ाई थी, इनकी सरकार जो है वो 35 दिन तक होटल में बैठी थी, तब भी अनेक तरह के लांछन माननीय अशोक गहलोत साहब ने उस समय भी लगाए थे। उसमें भी बेवजह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को घसीटने का काम इन्होंने किया था। माननीय गृह मंत्री जी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को लेकर के, मुझे लेकर के कितनी तरह की टिप्पणियां, गैर जिम्मेदार टिप्पणियां उन्होंने लगातार की। वहां से लेकर के अपने विधायकों तक भी मंच पे खड़े होकर के सरकार के सरकारी धन से, टैक्स पेयर के धन से आयोजित हो रहे सरकार के कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे ही विधायक, जिन विधायकों ने पैसा लिया है, वो विधायक अगर खर्च कर दिया है तो भी मुझे बता दें, जितना खर्च हुआ है मैं दे दूंगा, लेकिन पैसे वापस लौटा दें। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, कि या तो अशोक गहलोत साहब ने परिभाषा नहीं पढ़ी, उस एक्ट को नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो जिन लोगों ने पैसा लिया वो प्राथमिक रूप से दोषी हैं, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और ये जानकारी होते हुए भी अगर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी पर आसीन व्यक्ति अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो वो भी बराबर का उस षड्यंत्र में दोषी है। इन विषयों पर उनको जवाब देना चाहिए। इनसे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अनर्गल टिप्पणियां करना। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वसुंधरा जी हमारी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, वसुंधरा जी
हमारी 2 बार प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, ऐसी इस बार भी हमारी वही चेहरा होंगी जो है सीएम का? सीनियर लीडर पे इस तरह की गजेंद्र जी, गैर जिम्मेदाराने वही सीएम का इस चेहरा बार होंगी? भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराने टिप्पणी करना मुझे लगता है ये निरर्थक है। देखिए, ये तय करना भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रेरोगेटिव है। अभी तक आज तक की जो स्थिति है उसके अनुरूप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों सार्वजनिक रूप से मंच पर यह कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा होगा, माननीय मोदी जी का चेहरा होगा। और देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हो, दुनिया का सबसे सर्वमान्य चेहरा हो, जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे ज्यादा चाहे जाने वाला लीडरशिप हो, अब उसको कर्नाटक किसी में तो चेहरे नहीं की चला चेहरा आवश्यकता गजेंद्र जी, विधानसभा के तो चुनाव अब में पड़े। राजस्थान मुझे में भी लगता चलेगा या है नहीं, ये देखना वक्त वहां बताएगा ना इस वहां चीज को। मुख्य वहां ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे। आप देखिएगा, राजस्थान में इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। एक आखिरी प्रश्न आपसे गजेंद्र जी, हाल फिलहाल हमने राजस्थान के अलग अलग शहरों में मंदिर और मस्जिद को लेकर खासतौर पर धर्म से ओतप्रोत हिंसा देखी। अब हिंसक घटनाओं के पीछे कहां तक राजनीति जिम्मेदार थी, कहां तक उसके पीछे कोई ऐसी मंशा थी जिसको लेकर आने वाले वक्त में चुनाव में फायदा मिल सके, ये बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन ये तत्व आते कहां से हैं? क्योंकि हर एक के जहन में यही सवाल होता है कि अगर जातीय हिंसा हो रही है, धर्म से प्रभावित हिंसा हो रही है, तो आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता को पल्लवित, पोषित और पारितोषिक करते हैं। एक बार एक घटना करौली में होती है, सारा देश टीवी पर और मोबाइल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता है कि एक मजहब विशेष के लोग तैयारी करके छतों पर टनों पत्थर रख करके, और टनों पत्थर एक दिन में तो नहीं पहुंच पाता, कहीं ना कहीं किसी न किसी की शय के कारण से ही पहुंचता है, उसको लेकर के एक धार्मिक जुलूस पर, रामनवमी के उत्सव पर हमला करते हैं। पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, दुकानों में आग लगाई जाती है, पुलिस की उपस्थिति में गाड़ियां तोड़ी जाती है, घर दुकान जलाए जाते हैं। लेकिन जब कार्रवाई करने का विषय आता है, तब कार्रवाई में तुष्टीकरण होता है, मुकदमा दर्ज करने में तुष्टीकरण होता है, गिरफ्तारी में तुष्टीकरण होता है, चालान पेश करने में तुष्टीकरण होता है, जमानत कराने में तुष्टीकरण होता है। जब ये सब तुष्टीकरण होता है, तब वहां पर लौट करके दोबारा दंगा होता है। इस तरह का तुष्टीकरण होता है, तब इस तरह की ताकतों के हौसले बढ़ते हैं, तो भीलवाड़ा में दंगा होता है। भीलवाड़ा में भी इसी तरह का तुष्टीकरण होता है, तो जाकर के जोधपुर में दंगा होता है। जोधपुर में भी जब तुष्टीकरण की यह नीति अपनाई जाती है, तो उदयपुर में जाकर के कन्हैयालाल टेलर का ऐलान करके और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और इस तरह की घटनाएं जब रिपीटेडली होती हैं, और दूसरी तरफ जब क्रेन लगा करके मंदिर को, राम दरबार को ढहाया जाता है, ड्रिल मशीन को लेकर के सैकड़ों साल पुरानी शिवलिंगों को तोड़ा जाता है, और जो है एक धर्म विशेष के धार्मिक उत्सवों को परमिशन नहीं देकर के धारा 144 लगाई जाती है, और दूसरी जगह उस समय में बिजली न काटी जाए, वहां से लेकर के पीएफआई जैसे बदनाम संगठन तक को सहूलियत देने के लिए कानूनों में, नियमों में संशोधन किया जाता है। जब इस तरह की मानसिकता को पल्लवित किया जाता है, पोषित किया जाता है और उनको पारितोषिक दिए जाते हैं, तब समाज में ऐसी उन्मादी ताकतें बढ़ती हैं, और उन उन्मादी ताकतों के कारण से इस तरह की जो है घटनाएं प्रदेश में बढ़ती हैं। हमारे सामने उदाहरण है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में क्या इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी? जब सरकार ने इस पर अंकुश लगाया, इस तरह की ताकतों को और इस तरह की मानसिकता को पोषित करने वाले लोगों को, सबको जब दबाव बनाना शुरू किया, तो आज परिणाम आपके सामने है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और बहुत बहुत बधाई आपकी सरकार के 9 साल पूरे होने पर। धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।